Hello everyone. So this is the lecture number 7 of our genetic engineering series. इसमें हम पढ़ेंगे जीनोम मैपिंग और बेसिकली हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड और टेक्निक्स और एप्लीकेशन किसके जीनोम मैपिंग के, राइट. सो जीनोम मैपिंग. अब नाम से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें हम जीनोम की मैपिंग कर रहे हैं. लाइक हम जो भी आपका लोकल एरिया है उसका एक मैप होता है, राइट. हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे उसका घर है ना. एग्जैक्ट रास्ते पता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि पार्क कहाँ पर है. सिमिलरली हम जब जीनोम मैपिंग करते हैं तो हम जीन की मैपिंग करते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता रहता है कि कहाँ पर है. और ये जो लोकेशन होता है वो मोस्टली कंपेरेटिव लोकेशन होता है. सो हम पढ़ेंगे कैसे, है ना. नाउ सबसे पहले तो जो जीनोम मैपिंग है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं. सबसे पहले तो जीनोम मैपिंग इज़ द प्रोसेस by which the process by which we determine the distance or exact location, है ना. the distance between genes and their location, the distance between genes and their location on the chromosome. ठीक है. और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? ये हम करते हैं हेल्प से किसके? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मार्कर्स. अब जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे. जेनेटिक मार्कर्स एंड रिकॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटीज़. अपने रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक्स वाले जो भी आपका जेनेटिक्स में मतलब कॉलेज में होगा एक पूरा यूनिट, है ना, सिलेबस, उसमें आपने पढ़ा होगा रिकॉम्बिनेशन के बारे में. सो उस रिकॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करके भी हम जीनोम मैपिंग कर सकते हैं. ठीक है. सो genome mapping is the process by which we determine the distance between gene and their location. Okay, it is a method used to identify the location of genetic markers. ठीक है. इसमें हम जेनेटिक मार्कर्स का लोकेशन देखते हैं. सो हम जेनेटिक मार्कर्स का हेल्प कर लेके जीनोम मैपिंग कर रहे हैं. कैसे? जेनेटिक मार्कर्स का लोकेशन देख के. जेनेटिक मार्कर्स, तो ये जेनेटिक मार्कर्स ना कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जीन्स हो सकते हैं, है ना, या फिर कोई भी डीएनए सीक्वेंस हो सकता है. ठीक है, जो कि हमारा जेनेटिक मार्कर है. और उनके इन जेनेटिक मार्कर के लोकेशन और उनके रिलेटिव डिस्टेंस को भी हम देखते हैं. ठीक है, बिटवीन देम. अब जीनोम मैप और जीनोम सीक्वेंस, इन दोनों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है. अब कई लोग क्या होता है कि जीनोम मैप और जीनोम सीक्वेंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है सेम ही चीज़ है, लेकिन नहीं. जो जीनोम सीक्वेंस होता है वो हर एक न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर होता है, जैसे कि ए टी जी सी. ठीक है, ए जी टी टी. ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही है, समझो. ठीक है, ये होगा जीनोम सीक्वेंस. ठीक है, लेकिन जीनोम मैपिंग जो है वो सिंपली मतलब एक लैंडमार्क होता है जिसमें हमें पता रहता है कि हाँ ये जीनोम मतलब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस इस जगह पे है, इस लोकेशन पे है. ठीक है. नाउ
जो जीनोम सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड होता है। जैसे कि अभी ये हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे थायमिन है, इस वाले पे गुआनिन है, ठीक है। लेकिन जो जीनोम मैप होता है वो उससे थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जीन का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर रहे हैं, उनका सीक्वेंस पता नहीं कर रहे, ठीक है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस है और जीनोम मैपिंग उसका लोकेशन है क्रोमोसोम पे, ठीक है। नाउ जो जीनोम मैपिंग होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे पहले लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ मैप, गूगल मैप नहीं, ठीक है। सबसे पहला है जेनेटिक मैप, सेकंड है साइटोलॉजिकल मैप, ठीक है। थर्ड है फिजिकल मैप। ना जो जेनेटिक मैप होता है उसमें हमें रिलेटिव पोजीशन पता चलता है जेनेटिक मार्कर्स का, उनके रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसीज़ या उनके एक्सप्रेशन फ्रिक्वेंसीज़ के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें हम सेंटीमॉर्गन में पता कराते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसीज़ को हम सेंटीमॉर्गन में पता करते हैं, ठीक है। उसके इससे देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है, समझो 0.9% आया, मतलब कि उसका रिलेटिव डिस्टेंस है 2 जीन्स का, वो है 0.9 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। समझ आ जाएगा अब। तो ये होता है जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप के बारे में हम डेफिनेशन लिख लेते हैं उसका। जेनेटिक मैप के बारे में, जेनेटिक मैप गिव्स द रिलेटिव position of genetic markers, ठीक है। जो जेनेटिक मैप होता है उसमें जेनेटिक मार्कर्स का रिलेटिव पोजीशन पर पता हो चलता है ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ऐसे समझ जाओगे। अच्छा, अब मैं बार बार जेनेटिक मार्कर लिख रही हूँ, तो जेनेटिक मार्कर का एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि जेनेटिक, या फिर नए पेज में लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा ना। जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं? तो जेनेटिक मार्कर्स और कुछ नहीं, डीएनए के सेगमेंट ही होते हैं, डीएनए सीक्वेंस ही होता है। तो दीज आर पर्टिकुलर DNA sequence used to identify the location of genes या other genomic region, ठीक है। अब जो जीन मार्कर होते हैं, जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, है ना, जीन मार्कर्स आर, ये पॉलीमॉर्फिक डीएनएस होते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस, generally associated with a specific trait in all organisms, ठीक है। अब ये बेसिकली टारगेट बेस्ड होते हैं, मतलब हमें टारगेट पे जाए और हमें ये जीन को मार्क कर दे
इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये टारगेट बेस्ड होते हैं, है ना। अब ये है ना जैसे शॉर्ट, तुम्हें वो पता होगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो जेनेटिक मार्कर्स ये भी इसमें यूज़ होता है। जैसे जेनेटिक मार्कर्स कैन बी वेरिएशंस इन डीएनए सीक्वेंस, है ना। जैसे कि SNPs यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो इसमें या तो SNPs हो सकता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का कि समझो मतलब ये होता है कि ये पूरा एक डीएनए है, तो ऐसे बहुत सारे डीएनए हैं, लेकिन उसके सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से उसमें पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है, मतलब वेरिएशंस बहुत सारे दिख रहे हैं सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के म्यूटेशन कह सकते हैं या फिर डिफरेंस से, ठीक है। सो ये होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के कारण भी हो सकता है ये वेरिएशन, ठीक है, जेनेटिक मार्कर में। या फिर इंसर्शन हो सकता है उसमें, या डिलीशन, है ना, या फिर कोई रिपीट्स हो सकते हैं, है ना। इन मार्कर्स के कारण ही हम जो जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि जो हमारा जीन है उसके आसपास ये ऑलरेडी इनहेरिट होते हैं, तो हमें पता रहता है कि ये जो मार्कर अगर वहाँ पर मार्क कर रहे हैं तो ये इस पर्टिकुलर जीन के कारण है, क्योंकि उसके पास ही ये ऑलरेडी इनहेरिट होते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दीज मार्कर्स typically inherit along with nearby genes, ठीक है, showing linkage used to create जेनेटिक मैप्स। ओके, तो ये जेनेटिक मार्कर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। सो वापस आते हैं हम हमारे जेनेटिक मैप में। तो जेनेटिक मैप क्या होता है? इसमें रिलेटिव पोजीशन पर पता चलता है जेनेटिक मार्कर्स का अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम जेनेटिक मार्कर के रिलेटिव पोजीशन को पता करते हैं। इससे फाइनली हम जेनेटिक मैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो मोस्टली किस में एक्सप्रेस होता है? सेंटीमॉर्गन में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेंटीमॉर्गन, आप लिख लेना कि मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमॉर्गन्स, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब जो जेनेटिक मैप है इसका ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं कि ये क्या इलस्ट्रेट करते हैं। इट इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर ऑफ genetic markers on a chromosome, है ना, and relative distance between them, relative distance अभी जगह नहीं है, ठीक है, तो between them, तो ये लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा साइटोलॉजिकल मैप। साइटोलॉजिकल से क्या समझते हो आप? सेल साइटोलॉजी, सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। सो साइटोलॉजिकल मैप में क्या होता है? तो ये है, इसमें बेसिकली विजिबल लैंडमार्क्स जो होते हैं उसको देखते हैं। अब कैसे? आपको एक क्रोमोसोम के बारे में पता होगा जो कि ड्रोसोफिला में होता है ना। तो वो होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिसमें एक ही काइनेटोकॉर से बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम्स निकलते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी बैंडिंग पैटर्न्स होते हैं, है ना। तो ऑलरेडी इस बैंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम साइटोलॉजिकल मैप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था पॉलीटीन क्रोमोसोम, लेकिन अब समझो ह्यूमन क्रोमोसोम है, इसमें तो ऐसा कोई बैंडिंग पैटर्न ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम में भी
हम बैंडिंग करा सकते हैं किसकी हेल्प से, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है। उनमें से एक टेक्निक है ट्रिप्सिन बैंडिंग। ट्रिप्सिन बैंडिंग जीसी और एटी के अकॉर्डिंग बैंडिंग पैटर्न बनाता है। जीसी एटी मतलब जीसी एटी ये जो बनता है ना हमारा, तो उसके कारण उसके हिसाब से बैंडिंग पैटर्न्स बनाता है। ठीक है, तो ये था जीसी और एटी बैंडिंग यूजिंग ट्रिप्सिन और पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिसमें ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होता है बैंडिंग पैटर्न। ठीक है, तो इन बैंडिंग पैटर्न्स का यूज़ करके भी साइटोलॉजिकल मैप्स कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक और टेक्निक है फिश करके, फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका नाम, इसका फुल फॉर्म। सो इसका भी यूज़ करते हैं, जैसे बहुत लार्ज जिनोम है उसकी साइटोलॉजिकल मैपिंग करने के लिए। ओके, अब इसके बारे में लिखते हैं। सो साइटोलॉजिकल मैप डिपिक्ट्स द location of genetic markers relative to the visible landmarks। और ये विजिबल लैंडमार्क्स कौन है? वही बैंडिंग पैटर्न्स जो है। ठीक है, तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल दी बैंडिंग पैटर्न्स, अभी हमने पढ़ा था पैटर्न्स, जिसे नॉर्मली नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉलीटीन क्रोमोसोम में, किसके? ड्रोसोफिला के। ठीक है, और फिर हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं इसको लैब में, तो कुछ स्टेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर फ़िश जैसी टेक्निक जो कि काफ़ी रिसेंट है और काफ़ी एडवांस्ड है, उनसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि फ़िश फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इज़ वाइडली used to map the cytological location of genes and other DNA sequence। ठीक है, अब फाइनली आता है हमारा फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, इसमें हम फिज़िकल डिस्टेंस पता करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे फिज़िकल मैप डिस्क्राइब्स द एब्सोल्यूट डिस्टेंस बिटवीन टू जेनेटिक marker in terms of बेस पेयर्स। ठीक है, बेस पेयर के टर्म्स में किसी दो जेनेटिक मार्कर के बीच का एब्सोल्यूट डिस्टेंस पता करता है ये। ठीक है, फिज़िकल मैपिंग को फिज़िकल मैपिंग को हम मोस्टली जो भी हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स है उससे जीनोम मैप कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से फीचर्स भी पता चल जाते हैं। ठीक है, पोजीशन पता चल जाता है एग्जैक्ट सीक्वेंस का। ओके, ना इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फिज़िकल मैपिंग का, वो है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। अब रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट या जैम, इन सब में रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का। तो हम इसका एक क्वेश्चन लास्ट में करेंगे रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के ऊपर। ठीक है, अभी इसी टॉपिक के बाद जस्ट करेंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे, या फिर हम लास्ट में ही कर लेते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, और इसमें भी फिश आता है, फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और एक और है सीक्वेंस टैग्ड
साइट मैपिंग। ओके, सो इतना था हमारे टाइप्स ऑफ मैप्स में, जिसमें जेनेटिक मैप था, साइटोलॉजिकल मैप था और फिजिकल मैप था। जेनेटिक मैप में हमने देखा कि ये रिलेटिव पोजीशन बताता है जो हमारे जेनेटिक मार्कर है उसके बीच का, अकॉर्डिंग टू दी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। मोस्टली सेंटीमॉर्गन में हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट जेनेटिक मार्कर का ऑर्डर पता करते हैं हम क्रोमोसोम पे। साइटोलॉजिकल मैप में हम मोस्टली जो जेनेटिक मार्कर्स जो हमें विजिबल है उसके हिसाब से मैपिंग करते हैं। तो इसमें हम मोस्टली बैंडिंग पैटर्न्स देख सकते हैं, ठीक है। नेचुरली बैंडिंग पैटर्न कहाँ पाया जाता है? पॉलीटीन क्रोमोसोम में, जो कि ड्रोसोफिला में प्रेजेंट है। और फिश से भी यूज़ कर सकते हैं हम ऐसे कहाँ विजिबल लैंडमार्क्स बना सकते हैं, बैंडिंग पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। और हम ट्रिप्सिन बैंडिंग भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फिज़िकल मैपिंग में हमें एब्सोल्यूट डिस्टेंस पता चल जाता है दो जेनेटिक मार्कर्स के बीच में बेस पेयर्स के टर्म्स में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, जिसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और फिश है, और एक सीक्वेंस टैग्ड साइट मैपिंग है, ठीक है। नाउ अब जो हमने टेक्निक्स देखी थी, जैसे फ़िश और ये सब, और इसमें RFLP भी यूज़ होता है। तो हम ये जो टेक्निक्स है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। SNPs जो हमने देखा था ऊपर। सो टेक्निक्स, सबसे पहले हम देखते हैं RFLP। RFLP का फुल फॉर्म क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म से समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट साइजेस ऑफ लेंथ के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और मैपिंग करते हैं, ठीक है। और ये किससे करते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, यानी इसमें हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो RFLP एक जेनेटिक मार्कर का भी टाइप है, जिससे हम टेक्निक है। तो इसमें हम वेरिएशंस देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कट के थ्रू, जिससे डिफरेंट लेंथ के सीक्वेंसेस आते हैं, है ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ द टेक्निक आएगा, टेक्निक्स नहीं, where we analyze the DNA sequence based on the different lengths produced by the restriction enzymes, ठीक है। डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस बाय, है ना, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स भी लिख देना। फिर जैसे ये एक पूरा DNA है, अगर समझो हमें ये पता चल जाए कि इस DNA में एग्जैक्ट पोजीशन पे कौन सा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने कट किया, किस पोजीशन पे, उसका क्या साइज़ था, तो उस हिसाब से अगर समझो ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, अब इसमें इस पोजीशन पे ये वाला एंजाइम कट करता है, तो हम यहाँ पे फाइनली सीक्वेंस कर सकते हैं उसको। और सीक्वेंस करने के बाद हमारे पास एक जीनोम मैप बन सकता है ना। सेकेंड टेक्निक हम देखेंगे, जो हमने देखा था SNPs, जो कि था सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है
एक डीएनए सीक्वेंस में सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन के कारण, है ना। तो एसएनपी इज़ ए वेरिएशन या फिर जेनेटिक वेरिएशन caused by या characterized by a single nucleotide mutation in DNA sequence। ठीक है, मतलब कि ये डीएनए सीक्वेंस है, इसके एक न्यूक्लियोटाइड पे डिफरेंस होने के कारण वेरिएशन आ रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेक्निक था फिश, जो कि है फ्लोरोसेंट या फिर फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एक साइटोजेनेटिक टेक्निक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, साइटोलॉजिकल टेक्निक। इसमें हम एग्जैक्ट स्पेसिफिक डीएनए के पोजीशन को विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। सो इट इज़ अ टेक्निक that visualizes the maps visualizes the position of specific DNA sequence on chromosome। ठीक है, तो इसमें लेबल डीएनए प्रोब्स होते हैं जिनसे फ्लोरोसेंट डाई जो है वो कॉन्जुगेटेड होते हैं, है ना। सो लेबल्ड डीएनए सीक्वेंस या फिर डीएनए प्रोब्स with fluorescent dye are hybridized into specific DNA sequence in cells या tissues या फिर टिश्यू सैम्पल्स। ठीक है, टिश्यू सैम्पल्स टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। अब इसका मतलब ये है कि इसमें एक डीएनए प्रोब है, इस डीएनए प्रोब से फ्लोरोसेंट डाई कॉन्जुगेटेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस प्रोब को हम स्पेसिफिक सीक्वेंस में हाइब्रिडाइज कराते हैं किसी सेल या टिश्यू सैंपल में, जिससे हमें उस जीन या क्रोमोसोम का एग्जैक्ट पोजीशन उस जीन क्रोमोसोम पर उस जीन का एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चल जाता है ना। तो ये था फिश। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हम टेक्निक्स वाले में अलग से पढ़ेंगे अच्छे से, अभी तो ये शॉर्ट में मैंने बताया था। ठीक है, अब हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं उसके जीनोम मैपिंग के एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ जीनोम मैपिंग। अब एप्लीकेशंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो कोई भी एक डिसीज़ है
उसका जो जीन है उसकी मैपिंग करते हैं हम जीनोम मैपिंग में, ठीक है। उस जैसे कि कैंसर्स है या फिर कोई कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है या न्यूरोजेनरेटिव कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैंसर्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, या फिर मैंने क्या बताया था, न्यूरो degenerative disorder. ओके, नाउ सेकेंड एप्लीकेशन क्या हो सकता है फार्माकोजेनोमिक्स में। मतलब कि हमें जीन का एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो उसके कारण उसके हिसाब से हम टारगेटेड मेडिसिन बना सकते हैं, टारगेटेड ड्रग्स डिस्कवर कर सकते हैं और उसको उस इंडिविजुअल को हम दे सकते हैं ताकि वो उस डिसीज़ को या किसी डिफेक्ट को ठीक कर सके उसके क्रोमोसोम या बॉडी में, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका फार्माकोजेनोमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो हर जगह आता है, मतलब हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट हर किसी टेक्निक से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर यील्डिंग क्वालिटी या फिर डिसीज़ रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख देती हूँ डिसीज़ रेजिस्टेंस या फिर यील्ड पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, या फिर न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं जीनोम मैपिंग के थ्रू, क्योंकि हमें जीनोम की एग्जैक्ट मैप पता है तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करके उसको इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें फॉरेंसिक्स में भी यूज़ होता है। फॉरेंसिक्स में कैसे यूज़ होता है, किसी डीएनए एविडेंस को एनालाइज करने में, एनालिसिस ऑफ डीएनए एविडेंस, ठीक है। या फिर किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। या फिर पैटर्निटी टेस्टिंग, या फिर मास डिसास्टर विक्टिम। मैंने अपने बीएससी में पढ़ा है फोरेंसिक साइंस एज ए माइनर सब्जेक्ट, एंड इट्स अ really इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, प्लस ऑल्सो वेरी फ्राइटनिंग काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें हम क्राइम सीन्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे अंदर डर रहता है कि हाउ द इन्वेस्टिगेटर्स डू दैट। बहुत मुश्किल होता होगा ना उनके लिए। नाउ हमने ऊपर पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के बारे में, ठीक है। सो अब रेस्ट्रिक्शन मैपिंग को हम अलग से पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के एग्जैक्ट साइट के बेसिस पे मैपिंग कर सकते हैं। अब वो कैसे, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। पहले हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन कि रेस्ट्रिक्शन मैपिंग डिटरमाइंस the position of restriction site on DNA, ठीक है, DNA molecule by analyzing the sizes of restriction fragments, ठीक है।
तो इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के बेसिस पे, वो डायग्राम होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, उस डायग्राम के बेसिस पे हम रिलेटिव पोजीशन को ऐसे के बेसिस पे हम डीएनए को ऐसे सीक्वेंस में रखने की कोशिश करते हैं उसके क्लीवेज साइट के बेसिस पे, ठीक है। जैसे हमें अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके वो भी पता रहते हैं ना, जैसे हमें क्लीवेज साइट, तो हमें पता है कि इस जगह पे ही वो क्लीव करेगा, उस हिसाब से हम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग करते हैं, है ना। फिर उसका मैप बना के हम उसे एनालाइज या स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन मैप जो होता है वो मोस्टली एक लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और उसके टारगेट को वो रिप्रेजेंट करता है, उसको ढूंढता है, उसको कहाँ पे कट किया है, उस हिसाब से उसको बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए डायग्राम या फिर ये नहीं लिखते हैं ना, हम डायरेक्टली लिखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। सो दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड on the basis of their size by gel electrophoresis, है ना। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम ये क्या हो गया, on the basis of their size, ठीक है। जैसे हमने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर दिया इसका, ये डीएनए हमारा, इसका रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर दिया डिफरेंट एंजाइम से, तो उसके फ्रेगमेंट्स बन गए, है ना। अब इस फ्रेगमेंट का हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डिफरेंट साइज़ के बैंड्स निकल आए, हमें एग्जैक्ट साइज़ बैंड उसका पता चल गया। उस बैंड साइज़ के हिसाब से हमने रिस्ट्रिक्शन मैपिंग कर दी, ओके। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेती हूँ अच्छे से। नाउ दिस इज़ आवर क्वेश्चन, ओके। तो बड़ा देखकर ये क्वेश्चन डर मत जाना, पहले समझो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो फिर पहले समझो और उसके बाद खुद एक बार ट्राई करो, क्योंकि इजी है क्वेश्चन, उसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। तो अगर मैं समझाऊंगी तो फिर ज़्यादा अच्छे से आप ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है, कि आपने क्या गलती करी है, आपसे क्या नहीं बन रहा था। तो पहले इसको पढ़ो, समझो, खुद ट्राई करो, फिर मैं जो बताऊंगी आंसर उसको देखो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। यू हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट यू रेडियो एक्टिवली लेबल्ड at the 5' ends. Digestion of this molecule with either EcoR1 or BAMH1 yields the following fragments. The numbers are in kilobases and an asterisk indicates the fragment that are labeled. पहले इतना समझते हैं। हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसको हमने 5' एंड पे रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया है। अब इसको हमने EcoR1 और BAMH1 से डाइजेस्ट करा दिया, डाइजेशन विद दिस मॉलिक्यूल विद EcoR1 एंड BAMH1। तो उससे फॉलोइंग फ्रेगमेंट्स आया, EcoR1 से कराया तो ये आया और BAMH1 से कराया तो ये आया, ठीक है। द नंबर्स आर इन किलो बेसिस एंड एन एस्टेरिस्क इंडिकेट्स द फ्रेगमेंट दैट आर लेबल्ड। अब जो इसमें किलो बेसिस में ये जो है, ये किलो बेसिस में इसका फ्रेगमेंट आया है, और जो एस्टेरिस्क है ये वाला जो है, इसका मतलब है ये दोनों लेबल्ड पार्ट है, मतलब इसमें लेबल पार्ट हमारा मिला है, ठीक है। अब इस हिसाब से हमें क्या करना है, हमारा रिस्ट्रिक्शन मैपिंग करना है। अब इसके अलावा हमें और इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है, ये है जो कि इफ़ अनलेबल्ड डीएनए इज़ डाइजेस्टेड विद
बोथ एंजाइम्स साइमल्टेनियसली फॉलोइंग फ्रेगमेंट्स अपीयर, मतलब कि ये तो हमारा लेबल्ड डीएनए को हमने इनसे एक एक करके रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट कराया था, लेकिन अब यहाँ पर हमने डाइजेस्ट कराया है अनलेबल्ड डीएनए को दोनों डीएनए से एक ही साथ, दोनों डीएनए से हमने करा दिया उसको डाइजेशन, तो इतने सारे फ्रेगमेंट्स आए। अब इस हिसाब से हमें रिस्ट्रिक्शन मैपिंग करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब कर लिया होगा ट्राई। सो अब हम यहाँ पे अलग से करते हैं। तो क्या मुझे ये कॉपी कर लेना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कॉपी कर लेती हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने छोटा कर दिया इसको, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, वैसे दिखना चाहिए क्योंकि मुझे तो दिख रहा है ना। अब इस हिसाब से समझो इको R1 वाला पार्ट हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। इस हिसाब से दोनों एंड्स जो है, ये जो 3 फ्रेगमेंट्स बने, इको R1 में 3 फ्रेगमेंट्स नहीं बने, सॉरी, बैम H1 में 3 फ्रेगमेंट्स बने, तो 3 फ्रेगमेंट्स में ये वाला जो फ्रेगमेंट होगा वो 6.0 kb का होगा, ये वाला जो होगा वो 10.0 kb का होगा, क्योंकि ये इसका 5 प्राइम एंड और इसका 5 प्राइम एंड जो है वो लेबल करके रखा था, ठीक है। तो और बीच में होगा 13 किलो बेसिस। अब इस हिसाब से हमें इको R1 भी करना है। इको R1 में कितने फ्रेगमेंट्स है? 3, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 हो गए। अब इसमें क्या है, 6.2 और 8.0 फ्रेगमेंट्स जो है ये बाहर है, बाकी इन तीनों में आएंगे 2.8 या 4.6 और 7.4, ठीक है, ये सीक्वेंस होगा। अब यहाँ पर जो हमें ये डिटेल दी गई हुई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से हम निकालेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। अब देखो, इमेजिन करो कि ये पार्ट इको R1 ने किया है, ये बैम H1 ने किया है, अब इन इसको दोनों को साथ में करा दिया, ठीक है। अब ये एंड्स पे है ना, अब एंड्स पे है मतलब 6.0 और 6.2 वाला जो पार्ट है उसको अगर हमने साथ में और कर दिया तो इस पोर्शन पे कट करा देगा बैम H1, इस पोर्शन पे कट करा देगा इको R1, जिस कारण से यहाँ पे एक 0.2 का भी फ्रेगमेंट बनेगा, और यहाँ पे 0.2 का फ्रेगमेंट तो है ही नहीं। अब 0.2 का फ्रेगमेंट नहीं है मतलब कि जो यहाँ ये वाला पार्ट है ये आगे आएगा, ठीक है। अब नहीं समझोगे, मैं फिर से बताती हूँ। 6.2 और 6.0 सेम एंड पे नहीं हो सकते। अगर ये सेम एंड पे है मतलब कि 0.2 वाला एक फ्रेगमेंट आना चाहिए, पर यहाँ पे कोई 0.2 वाला फ्रेगमेंट तो है ही नहीं, मतलब कि ये वाला जो 6.0 है ये इसके अपोजिट एंड में, ये वाला जो पोर्शन है वो इस एंड में है, ठीक है। तो इस एंड में है मतलब कि समझो 6.0 यहाँ पे कट किया है बैम H1 ने, यहाँ पे कट किया है इको R1 में, तो एक टू वाला सीक्वेंस होना चाहिए, 2 वाला फ्रेगमेंट होना चाहिए 2 किलो बेसिस का। तो क्या यहाँ पर है डबल डाइजेशन में? हाँ, यहाँ पर है, मतलब डबल डाइजेस्ट किया तो 2 वाला फ्रेगमेंट है, मतलब कि यहाँ पे 6.2 है, बड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ऊपर हम लिखते हैं किसका? इको R1 का, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, अच्छे से पूरा इसका डायग्राम बना के समझ लेते हैं, वरना ऐसे है ना आपको कन्फ्यूजन होगा। ऊपर हम क्या करते हैं, बैम H1 का लिखते हैं, ठीक है। बीच में हम लिखेंगे डबल डाइजेशन वाला, और नीचे हम लिखेंगे इको R1 वाला, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए है, अब इको R1 ने जो कट किया है, इको R1 कहाँ था? ऊपर वाला। तो इको R1 का हम 6.2
जो सीक्वेंस है उसको हमने समझो यहाँ रखा है, ठीक है। अगर 6.2 सीक्वेंस इधर है, इतना ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो जगह नहीं बनेगी। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम पहले 7 बना लेते हैं ना। 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, सो इको R1 का 6.2 यहाँ पे रख लेते हैं फ्रेगमेंट, और 8.0 यहाँ रख लेते हैं, है ना। अब 8.0 पहले बैम H1 के तीनों लिख लेते हैं अपन, जो कि है, अगर 8.0 यहाँ है तो 10 यहाँ होगा, 6.2 यहाँ तो 6 यहाँ होगा, है ना। सो यहाँ पे 2 3 सीक्वेंस बीच में है। यहाँ पे 8.0 था, 6.2 था सीक्वेंस, और बीच में कोई भी हो सकता है, 4.6 2.8 या 7.4, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे 4.6 ये, ठीक है। ये इको R1 का सीक्वेंस है, ओके। और बैम H1 जो है, बैम H1 कहाँ गया हमारा, हाँ। सो अगर 6.2 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर होगा। इसका रीज़न मैंने अभी बता दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2.0 वाला फ्रेगमेंट है, लेकिन 0.2 वाला फ्रेगमेंट नहीं है। अगर 0.2 वाला फ्रेगमेंट नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.0 का फ्रेगमेंट है और 6 का भी फ्रेगमेंट है, तो ये 6 वाला फ्रेगमेंट डबल डाइजेशन का और 2.0 वाला फ्रेगमेंट डबल डाइजेशन का यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 6.0 यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन सा आएगा, 10 वाला सीक्वेंस, ठीक है। 10 वाला सीक्वेंस यहाँ पर आएगा 10.0, क्योंकि ये एंड्स पर है ना। यहाँ पे हम एस्टरिस्क बना देते हैं क्योंकि ये एंड्स पर है, इसलिए। अब हमारा 2.0 हो गया, है ना, 6.0 हो गया, ओके। अब बचा क्या है, इसको मैं इससे मार्क कर देती हूँ। 2.0 हो गया, क्या ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा होगा, चलो इतना काफ़ी है। 6.0 हो गया। अब अगर 10.0 यहाँ पर है और 6.2 यहाँ पर है, तो हमने जब डाइजेस्ट किया तो बताओ कितना का फ्रेगमेंट बना। अब यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन आती है बड़ी वाली, वो ये है कि 10 में से हम 6.2 को हटा दें, मतलब ये इको R1 ने कट किया है तो हमारे पास 3.8 आया, पर 3.8 तो डबल डाइजेशन में है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब कि 10.0 भी यहाँ पर नहीं आएगा, 6.0 भी यहाँ भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रीज़न मैं बताती हूँ क्या। तो पहले तो 6.2 यहाँ पे लिख दो, है ना, क्योंकि यहाँ पे 6.2 है, ये हो गया हमारा 6.2, ठीक है। अब जब हमने डबल डाइजेशन किया, ठीक है, और यहाँ से 10.0 भी हटा दिया, ओके, यहाँ पे क्या था हमारा 13.0, ये हमारा बैम H1 का मैप है ना। अब जब हमने 6.2 हटा दिया तो यहाँ पे बचा इतना बड़ा जो पोर्शन बचा वो था 3.8 का, लेकिन यहाँ पे एक और डाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसके कारण से यहाँ बचता है 2.8, ये जो है 2.8, और उसके साइड वाला बचता है 1। अब ये कैसे होता है मैं बताती हूँ अच्छे से, है ना। हम जितना सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे? अब यहाँ पे हम आएंगे पहले इको R1 के पास, तब ये वाला पार्ट क्लियर होगा, ठीक है। इको R1 के पास आए, इको R1 में हमारे जो फ्रेगमेंट्स बचे हैं वो है 7.4, 4.6, 2.8। अब समझो कि यहाँ पर
7.4 वाला एक सीक्वेंस है, तो अगर 7.4 वाला सीक्वेंस है तो हमने डबल डाइजेस्ट करवाया, आप माइनस करके देखना, ठीक है। जब हम डबल डाइजेशन करवाएंगे तो एक फ्रेगमेंट आना चाहिए जो कि है 3.8 का, लेकिन 3.8 फ्रेगमेंट तो यहाँ पर कहीं है नहीं। सिमिलरली जब हम 4.6 वाला फ्रेगमेंट भी यहाँ पर 6.2 के साइड में रखेंगे तो एक फ्रेगमेंट आना चाहिए 3.8 का, लेकिन 3.8 तो कहीं है ही नहीं। आप माइनस करके देखना, आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई भी 6.2 के साइड में नहीं है। कौन है? 2.8 ही है साइड में, ठीक है। 2.8 साइड में होने के कारण यहाँ पर 6.2, 2.8, यहाँ पे थोड़ा सा मैप अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि ये मिल नहीं रहा इससे, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ अच्छे से मैप। 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो ये पूरा 10 वाला पार्ट है और यहाँ पे 13 वाला पार्ट है। ओके, अब ये हो गया 2.8 यहाँ पर, तो हम यहाँ पे 2.8 को मिटाना नहीं है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट कर दिया हमने। अब हमारा बचा यहाँ पे 2, जो कि या तो 4.6 हो सकते हैं या फिर 7.4 हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या बचे हमारे, यहाँ से हमारा 2.8 हो गया, 6 हो गया, 7.4 बचा है, 3.6 बचा है, 1 हो गया है। ओके, नाउ 3.6 और 7.4 कहाँ आएंगे? इसको भी हम सिमिलर वैसे ही मेथड से करेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ पे रखेंगे तो कितने फ्रेगमेंट्स आने चाहिए, या फिर इसको यहाँ पे रखेंगे तो कौन सा फ्रेगमेंट आना चाहिए, और वो फ्रेगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं, उस हिसाब से, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से करें तो हमारा जो इको R1 है उसका सीक्वेंस बनेगा 6.2, 2.8, 4.6, 7.4 और 8, ये इसका सीक्वेंस बनेगा। और इस हिसाब से डबल डाइजेशन का क्या सीक्वेंस बनेगा ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट पे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। बाकी इस लेक्चर का भी सारा काम हो गया है, और इस लेक्चर में हमने जीनोम मैपिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके टाइप्स पढ़े और उसके एप्लीकेशंस, उसके टेक्निक्स पढ़े। और इसी के साथ लेट्स एंड दिस लेक्चर। बाय बाय।